Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss the concept of size of a business unit. This is the last topic of यूनिट नंबर सेकंड. आज हम यूनिट नंबर सेकंड के इस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे प्लांट लेआउट और उसके दोनों टाइप्स डिस्कस किए थे, लाइन लेआउट और प्रोसेस लेआउट, और साथ में इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर में हम बिजनेस यूनिट के साइज या फिर उसके ऑप्टिमम साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म के एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, क्योंकि ये दोनों एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस फर्म की सक्सेस के लिए. दूसरा एक है एफिशिएंसी और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी. ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करते हैं कि जो बिजनेस यूनिट है या जो फर्म है उसका साइज क्या है. उस साइज के बेसिस पर उस फर्म की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर हम फर्म की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं. Every entrepreneur has to decide about the size of the unit and the scale of its operation. यानी कि हर एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना होता है कि उसकी बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा और उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले. इसके साथ साथ उसको ये भी एसेस करना होगा कि उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज क्या है या उसके पास अदर फैसिलिटीज क्या है, क्योंकि जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी उसके पास कैपेबिलिटीज है, जो भी उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, केवल उन्हीं के बेसिस पर वो डिसाइड कर सकता है कि उसे एक लार्ज साइज के साथ में स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसे एक स्मॉल साइज के साथ में स्टार्ट करना चाहिए. ये होप करते हुए या ये प्लान करते हुए कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस यूनिट के साइज को एनलार्ज करता चला जाएगा. तो ये सब डिपेंड करेगा उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर. पॉइंट इज क्लियर. अब हम बात करते हैं उन पर्टिकुलर फैक्टर्स की जिसके बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि फर्म का ऑप्टिमम साइज क्या होगा. ऑप्टिमम साइज क्या होता है? ऑप्टिमम साइज का मतलब होता है वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का साइज जिसके बेसिस पर एक बिजनेस यूनिट अपने प्रोडक्शन की एवरेज कॉस्ट यूनिट को या एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट लेवल तक पहुंचा सके. तो जिस पर्टिकुलर फर्म में साइज के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट है वो लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाए, ऐसे साइज को या बिजनेस यूनिट के ऐसे साइज को हम ऑप्टिमम साइज का नाम देते हैं. अब ये बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ऑप्टिमम साइज को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं. तो रॉबिन्स ने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 5 हेड्स में डिवाइड किया है. पहला हेड है इसके अंदर, दैट इज द टेक्निकल फैक्टर्स लीडिंग टू टेक्निकल ऑप्टिमम साइज. दूसरा है मैनेजरियल फोर्सेस लीडिंग टू ऑप्टिमम मैनेजरियल यूनिट्स. पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम. फर्स्ट वन इज द टेक्निकल फैक्टर्स. एक्चुअली किसी पर्टिकुलर बिजनेस का जो साइज है या फर्म का साइज है वो क्या होता है, टेक्निकल कंसिडरेशंस के बेसिस पर फॉलो किया जाता है. अगर एक फर्म अपने साइज को इंक्रीज करती है तो क्या होगा, उसको इसका बेनिफिट मिलता है. क्यों? क्योंकि वो अपने लेबर को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड करती है और उस स्पेशलाइज्ड वे में वो अपने वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती चली जाती है. तो ऑप्टिमम साइज तब डिटरमाइन होगा जब फर्म का साइज लार्ज होगा, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के केस में ही आप वर्क डिवीजन को पॉसिबल कर सकते हो और एक्सपर्टाइज लेबर को डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए आप जॉब पर रख सकते हो, और तभी उसी के बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट पर यूनिट को कम से कम कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आप ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं और उसका फायदा आपको मिलता है. तो टेक्निकल फैक्टर को फोकस करना पड़ेगा, यानी कि फर्म जैसे जैसे अपने साइज को बढ़ती चली जाएगी उसे टेक्निकल लेवल पर और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल फोर्सेस लीडिंग टू द ऑप्टिमम मैनेजरियल यूनिट. वही बात फिर से आती है, जब एक फर्म साइज में ग्रो होती है तो ऑटोमेटिकली उसको डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें एक आती है मैनेजरियल फोर्सेस के रिलेशन में, क्योंकि एक्सपर्टाइज वे में आपको वर्क करना होता है, आप स्पेशलाइज्ड वे में वर्क को फॉलो करते हो, उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ
जॉब पर रखते हो जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को एक्सपर्टाइज नेचर को फॉलो करते हुए परफॉर्म करते हैं, जिससे रिजल्ट क्या होंगे, आपके रिजल्ट्स ऑप्टिमम होंगे। और जब रिजल्ट्स ऑप्टिमम होंगे तो आपके वर्क में एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और इसमें आपको मैनेजरियल लेवल पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, दैट इज द फाइनेंशियल फोर्सेज लीडिंग टू ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट। सबसे बड़ी बात होती है फाइनेंशियल फोर्सेस की, यहां पर है ना, जितना आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी होगी, फंड का मतलब है फाइनेंशियल, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड करोगे कि फर्म का साइज क्या होगा। अगर आपके पास कम रिसोर्सेज अवेलेबल है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कम है, तो आपको स्मॉल साइज के साथ में ही स्टार्ट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है या फंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उस केस में आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऑपरेट कर सकते हो और उस केस में आपको उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केटिंग लीडिंग टू एन ऑप्टिमम सेल्स यूनिट। इट मीन्स अगर मैं सेल्स यूनिट की ऑप्टिमम लेवल की बात करूं तो ये डिपेंड करेगा कि आप लार्ज स्केल पर बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या फिर स्मॉल लेवल पर बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप स्मॉल लेवल पर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ भी लार्ज स्केल पर होंगी, इसका मतलब आप उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। And the last one is forces of risk and fluctuations leading to optimal survival unit। यहाँ फिर से स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दो पर्टिकुलर साइज की बात आ जाती है। अगर स्मॉल स्केल की बात करेंगे तो अगर रिस्क एंड फ्लक्चुएशंस हैं तो उसकी वजह से स्मॉल स्केल को सर्वाइव करने के चांसेस कम मिलते हैं क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो उसके पास रिस्क और फ्लक्चुएशन से बचने के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं जिसके बेसिस पर उसके सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम लेवल तक होते हैं। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स या दीज आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्टिमम साइज को डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस की। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो उसके साइज पर डिपेंड करता है या उसके साइज के एक्सटेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। यानी कि दो टाइप के साइज पॉसिबल है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। इसका मतलब जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो भी दो टाइप का हो सकता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस एंड स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। किसी बड़े बिग बिजनेस हाउस की बात करेंगे तो वहां पर एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है और प्रोडक्ट को मास स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। जबकि एक स्मॉल बिजनेस में क्या करा जाता है, बिजनेस ऑपरेशंस या स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल लेवल पर फॉलो किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिग बिजनेस फर्म लार्ज स्केल ऑपरेशन में इन्वॉल्व है तो उसे डिफरेंट टाइप के इकोनॉमीज के फॉर्म में बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर दैट इज इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन के लेवल पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इसको, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी कॉस्ट इसको कम से कम लगेगी, पर यूनिट कॉस्ट जो होगी परचेजिंग की वो कम से कम आएगी इसकी। दूसरा, ये अपने वर्क को या अपनी लेबर को डिवाइड कर देता है स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर और फिर हर पर्टिकुलर वर्क में केवल स्पेशलाइज्ड लेबर को ही फोकस करता है, जिससे वर्किंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है इसके अंदर, इसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स को के बेसिस पर फॉलो किया जाता है, जिसमें हम ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज करते हैं। और ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में हम ये जानते ही हैं कि उनकी एफिशिएंसी और उनकी जो वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम उनका मिनिमम होता है और इनके हेल्प से हम स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट कम से कम लेवल तक ले जा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ वेस्ट। हम रॉ मटेरियल को ऑप्टिमम वे तक यूटिलाइज करते हैं और उसकी वेस्टेज को कम से कम फॉलो करते हैं।
और इसी तरह से हम मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को उनकी मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी तक यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन में क्या मिलती है, इकोनॉमी मिलती है, और हम गुड्स को कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। सेकेंड इकोनॉमी है इकोनॉमीज इन मैनेजमेंट। किसी भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट में भी इकोनॉमी यानी कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अपने वर्क्स को फॉलो करने के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, जिससे हमारे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा, जो हमारे ओवरहेड चार्जेस होते हैं या फिक्स्ड चार्जेस होते हैं वो भी कम से कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम साउंड, स्किलफुल और इकोनॉमिक फर्म को बिल्ड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप की मैकेनिकल डिवाइसेस के एप्लीकेशन और यूज़ को फॉलो करते हैं, जो मैनेजमेंट को उसका डिसीजन लेने में कैपेबल बनाती है। इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर इकोनॉमीज इन मैनेजमेंट को हम गेन कर लेते हैं इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमीज कैसे गेन होती है? हम अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो मिनिमम कॉस्ट पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैपिटल को रेज कर सकती है, अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी बोरोइंग को फॉलो कर सकती है। इसके साथ साथ जो भी उसके प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं उसके, तो उन लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स को वो अपने री इन्वेस्टमेंट में फ्लो बैक कर सकती है। इसके साथ साथ ये फर्म्स बेटर पोजीशन में होती हैं किसी भी एडवर्स इफेक्ट को फेस करने के लिए। जैसे डिप्रेशन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट होगा तो ये फर्म उसको प्रॉपर्ली फेस करने की पोजीशन में होती हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये बैड डेट्स को रिकवर करने में अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती हैं, और इनके बैड डेट्स मिनिमम लेवल तक पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में इकोनॉमीज को कैसे गेन करती हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस? क्योंकि ये लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, तो इनकी जो सेलिंग होगी वो लार्ज स्केल की होगी। तो लार्ज क्वांटिटीज में सेल करने की वजह से जो इनके डिफरेंट टाइप के सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मिनिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बेस्ट पॉसिबल एजेंसीज को एम्प्लॉय कर सकती हैं, जिसकी बेसिस पर क्या होगा, इनकी जो सेल होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को ये अपॉइंट कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और उनको इजीली मेंटेन भी कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है इसी वजह से। इसके साथ साथ ये एक पोजीशन में होती हैं अपने कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, यानी कि ये कैपेबल होती हैं अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जिसके बेसिस पर ये अपनी सेल को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हाईएस्ट लेवल तक मेंटेन करने में कैपेबल होती हैं। ओके, तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो मार्केटिंग की फील्ड में इकोनॉमीज को क्रिएट करते हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, थैंक यू।